हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा, लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। लेंसेज को हमने सिंगल मीडियम में, डबल मीडियम में प्लेस करके देख लिया हुआ है। आइए देखते हैं टू लेंसेज और मोर लेंसेज को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे, कंबाइन करके रखेंगे तो क्या होगा और क्यों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से फ़ायदा क्या होता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। स्टूडेंट्स, मुझे पता है, उम्मीद है कि आप लोग फिजिक्स विद राहुल गिरी में कंटिन्यूअस हैं और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। कोई बात नहीं समझ में आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है। पहले केस, व्हेन टू लेंसेज, टू थिन लेंसेज are placed in contact with each other। जब दो लेंसेज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। इक्विवेलेंट सिंगल लेंस क्या करेगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। माना कि दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस u रखा गया है o। लाइट रे आकर के इंसिडेंट होगी तो जो पहला लेंस L1 है ना, वो इसको कन्वर्ज करेगा, दूसरे पर इंसिडेंट कराएगा। ये देखिए, लाइट रे AB द इंसिडेंट रे फॉर दो सेकेंड लेंस। ये AB रे जो है जा करके यहां मिलती, पोजीशन I1 इमेज की होती। इस पोजीशन I1 के डिस्टेंस हम मेजर करें तो इस कॉम्बिनेशन से V1 मान लेते, लेंस L2 ना होता तो, मीन्स I इज द इमेज फॉर लेंस L1 बट दिस रिफ्रैक्टेड रे AB इज इंटरप्टेड बाय द लेंस L2। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको और कन्वर्ज करेगा, फिर से कन्वर्ज कर दिया। एक बार वो लेंस किया था, एक बार ये लेंस कर दिया। फाइनली दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आकर के यहां मिलती हैं, एक एलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे आकर के यहां मिल रही है। तो फाइनल इमेज एट ऑल ओवरऑल जो है बन रही है एट डिस्टेंस v फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, है ना। तो आइए देखते हैं, लेंस फार्मूला यूज करते हैं। 1/f1 जो लिखा जाएगा 1/v1 माइनस 1/u लिखा जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, है ना, फॉर लेंस L1। और फॉर लेंस L2 1/f2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर L2 इज v 1/v माइनस, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर L2 इज v1 1/v1। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दीजिए, इनको क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 3। जरा विचार कीजिए,
अगर इस कॉम्बिनेशन को हटा करके यहां पर एक सिंगल लेंस यूज किया जाए और u डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज v डिस्टेंस पर ही बने, तो जो उसकी फोकल लेंथ होगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगी। मीन्स इफ f इक्विवेलेंट be the equivalent focal length, then तब क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। क्यों बोला ना, इन दोनों को हटा करके सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं, और इस प्रकार कि u डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज v डिस्टेंस पर ही बनेगी। v डिस्टेंस पर ही बनेगी, इसकी फोकल लेंथ जो होगी f इक्विवेलेंट कहलाएगी। और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्योंकि इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आपस में होने चाहिए। इस प्रकार से देख रहे हैं हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज के इक्वल है ना? तो आप नोट करके लिखिएगा। thus the reciprocal of equivalent focal length is equal to the sum of reciprocals of focal lengths of individual lenses, and its value is smaller than the smallest focal length of the lenses used in the combination. स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ से भी इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, छोटी होगी। ओके, ऐसे ही एन लेंस अगर होंगे फॉर एन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, क्या हो जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन प्लस 1/fn। तो स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स ये तो रह गई फोकल लेंथ की बात। पावर की बात करते हैं और मैग्निफिकेशन की। सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात कर लें। क्या होगा मैग्निफिकेशन? माना कि जो फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन जो हुआ m1 इक्वल टू h1/ho हुआ, है ना। माना कि जो पहला लेंस है वो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, माना ऑब्जेक्ट आप ऐसा रखते हैं तो उसकी इमेज की भी कुछ हाइट हो सकती है ना, इमेज की भी कुछ हाइट हो सकती है। तो फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी हाइट कुछ मान लीजिए h1 है, सेकेंड लेंस जो बना रहा है मान लीजिए उसकी हाइट h2 है, h1 है और उसकी लेंस मान लीजिए hi है फाइनल वाले की। तो फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन h1/h0 हो जाएगा और सेकेंड लेंस का मैग्निफिकेशन hi/h1 हो जाएगा। दोनों को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें m1 इंटू m2 किया जाए तो इक्वल टू आता है h1/h0 इंटू hi/h1। h1 से कैंसिल हो गया तो आया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू hi/ho। ये तो देखिए अगर यहाँ पे सिंगल लेंस यूज किया जाए, ये इक्विवेलेंट वाला, उसी डिस्टेंस पर अगर इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन उसका hi/ho होगा, बट hi/ho इक्वल टू m total magnification of the combination. This implies that m is equal to m1 into m2। बीच में एक बार मैंने मिरर वाले फॉर्मूले में यूज भी किया था, है ना, कि अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कंबाइन किए गए हैं
उनके द्वारा प्रोड्यूस इमेजेस को मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मैग्निफिकेशन आता है। ऐसे ही एन लेंस अगर जो होंगे फॉर एन लेंसेज क्या होगा, m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन इंटू mn हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जितने लेंसेज कांटेक्ट में रखे जाएंगे सबके इंडिविजुअल्स के मैग्निफिकेशन को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अब आइए पावर की बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर, यू नो इट। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। जो कॉम्बिनेशन का पावर होगा वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता। फोकल लेंथ कम हो जाती है तो पावर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात, क्योंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंट जो पावर होगा 1/f1 मतलब P1 प्लस 1/f2 मतलब P2 प्लस 1 प्लस Pn, है ना। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन कई लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाएंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे, उनका आप इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे और टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। आइए इस पर एक एग्जांपल करते हैं, है ना। देखते हैं कि इसके एग्जांपल में हमें स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है दिखाई दे रहा है। एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा ये मीडियम, इसके भीतर जो ट्रैप्ड है वो कॉन्केव लेंस की तरह से दिख रहा है, और तीसरा जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह से दिखाई दे रहा है। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया हुआ है, 3/2, 6/5, 8/5। ये देखो फर्स्ट टू सर्फेसेस जो हैं इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और सेकेंड टू सर्फेसेस जो हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इस सिस्टम का हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स की फोकल लेंथ हमको पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आइए f1 फाइंड करते हैं। 1/f1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस इज 3/2 माइनस 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस की जो है यहाँ पर कितना है? 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव ली जाएगी, माइनस R2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ली जाएगी, -10। तो ये आ रहा है 1/f1 इक्वल टू ये 1/2, और आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2/10। ये कैंसिल हुआ, इम्प्लाइज दैट f1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। तो फर्स्ट जो पहला लेंस है इसका फोकल लेंथ मिल गया। सेकंड का पता करते हैं। 1/f2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का 6/5 ऐसा गिवन है, -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फर्स्ट वाला नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो -10। फिर माइनस इसका सेकेंड सरफेस जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और 20 है, 1/20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आएगा 1/5 इंटू, अब इसको देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे आप तो आ जाएगा 20, ये आएगा -2 -1। ध्यान देने की बात है, कितना रहा? -2 -1, यानी 1/f2 इक्वल टू आ गया -3/100। ओके, ये तो 1/f2 implies that f2 इक्वल टू -100/3 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, ओके। f3 पता करने चलते हैं, तो 1/f3 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 8/5 है, -1 इंटू 1/r1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फर्स्ट है पॉजिटिव लिया जाएगा, 1/20 -1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? इधर से आ जाएगा 3/5 इंटू 2/20। ये तो इधर कैंसिल होगा, 10 हो जाएगा, मीन्स आएगा 3/50। तो f3 इक्वल टू आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर।
तो ये तीनों का फोकल लेंथ आया हुआ है। क्या आया है? फोकल लेंथ ऑफ दीज 3 लेंसेज। आइए सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या बोलते हैं वो फोकल लेंथ क्या होगा। तो क्या क्या फार्मूला होता है? फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f इक्वल टू 1 ये 10 है भैया, ऐसे लिया जाएगा। 1/f2 की वैल्यू कितनी है? -3/100, तो -3/100 हो गया। 1/f3 की वैल्यू सीधा सीधा 3/50। इसको सॉल्व करें हम तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 100। ओके, इनका एलसीएम आ गया 100, इधर 10 - 3 + 6, तो 1/f इज इक्वल टू ये आया 13/100, तो f इक्वल टू आया 100/13, है ना। कितना आएगा? 7.6 समथिंग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला हम यूज करेंगे और एक के ब्रांड फोकल लेंथ फाइंड करना हो, चाहे पावर फाइंड करना हो, चाहे मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, सब हम पता कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड केस है लेंसेज आर प्लेस्ड अपार्ट and object is at infinity. Object is at infinity. ऐसे केस में क्या होगा जरा सोचिए। एक लेंस ये है, दूसरा लेंस मान लीजिए ये है। ओके, दोनों की एक्सिस सेम है। लाइट रे जो है इन्फिनिटी से आती है इस तरीके से, जाना तो इसको सीधे था, लेकिन होता क्या है, यहां से थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्शन की वजह से डेविएशन होता है। अब भी इसको सीधे जाकर के यहां पे ऐसे मिलना था, लेकिन इसका डेविएशन अगेन होता है बिकॉज लेंस L1 और ये लेंस L2। L2 ने जब रिफ्रैक्शन किया तो ये आकर के यहां पे कन्वर्ज हो गई। तो ये इमेज I1 बननी थी, लेकिन बनी है यहां पे इमेज फाइनली आई। ओके, इस फाइनली रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे बढ़ाएं, ये देखिए यहां पे मिलती है। नेमिंग किया जाए इनका, तो इस पॉइंट को हम A बोल दें, तो इस पॉइंट को हम B बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को हम C बोल दें, तो इस पॉइंट को D बोल के, और इस पॉइंट को हम, ये देखिए ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम E बोल सकते हैं। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम C1 बोल दें, इसको ऑप्टिकल सेंटर है, इसका C2 बोल दें, है ना। और यहां से देखिए ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम G बोल दे रहे हैं। जरा विचार कीजिए, यहां पर जो डेविएशन हुआ है ये Δ1 है, पहली बार डेविएशन हुआ। अब दूसरी बार जो डेविएशन हो रहा है इस पर विचार कीजिए, इसको मैं Δ2 लिख रहा हूं। अब जब टोटल डेविएशन हो रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, ये टोटल डेविएशन है, इसको मैं डेल्टा से लिखूं। तो ध्यान से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगा ना, Δ2। Δ1 Δ2 के लिए एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 लिखा जा सकता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा जो फिजिक्स का है वो भी ये बताता है क्या, कि एक बार डेविएशन Δ1 का हुआ, दूसरी बार Δ2 का हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे टोटल डेविएशन मिलेगा। मीन्स टोटल डेविएशन
टोटल डेविएशन जो होगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। और बोला गया कि ये रे जो है इन्फिनिटी से आ रही है अतः पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है एंड थिन लेंस है ऑफ स्मॉल अपर्चर, ये पैरेक्सियल रेज है। कैसी रेज है? पैरेक्सियल रेज है। तो डेल्टा 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, ये डेल्टा 1 है तो ये वाला एंगल भी तो डेल्टा 1 होगा ना भैया, डेल्टा 1। तो लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज नियरली इक्वल टू tan डेल्टा 1, है ना, फॉर स्मॉल अपर्चर। दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हाइट को मैं h1 बोल दूं और यहां पे जो हाइट है BC2 इसको मैं h2 बोल दूं। तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब h1 AC1, बेस मतलब C1C, यहां से वहां तक का डिस्टेंस, AC1 मतलब H1 और C1C मतलब F1, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2। ध्यान दीजिएगा H1 बाई F1। कहें सर यहां से यहां तक डिस्टेंस F1 है, कैसे पता? अरे भैया कोई भी लेंस हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रेज को वो फोकस पर ही कन्वर्ज करता है, तो ये इसकी फोकल लेंथ है। क्लियर? H1 बाई F1। ऐसे ही हम सेकेंड लेंस के लिए ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कोई भी लेंस हो उसके एक ही पॉइंट पे दो इंसिडेंट रेज हैं, मान लीजिए एक ऐसी है एक ऐसी है, हा? अगर पैरेलल वाली को डेल्टा से डेविएट करी है तो दूसरी वाली रे को भी वो डेल्टा से ही डेविएट करेगी, है ना, दूसरी वाली रे को भी वो डेल्टा से ही डेविएट करेगी। अर्थात इस वाली रे का डेविएशन डेल्टा 2 हुआ है तो इस पॉइंट बी पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आएगी तो उसका भी डेल्टा 2 से ही डेविएशन होगा, उसका भी डेल्टा 2 से ही डेविएशन होगा। तो जरा मैं इस फिगर को मैं अलग से बना रहा हूं। फॉर लेंस L2 के लिए विचार कीजिए, पॉइंट बी पर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो इसका डेविएशन कितना होगा? डेल्टा 2 का डेविएशन होगा और ये डिस्टेंस F2 होगी और ये हाइट H2 होगी और tan डेल्टा 2 लिखा जाएगा परपेंडिकुलर यानी H2 अपॉन बेस मतलब F2। यहां पे मैं वही चीज लिखने चल रहा हूं, डेल्टा 2 इज नियरली इक्वल टू tan डेल्टा। कहेंगे सर यहां से नहीं भैया, यह डिस्टेंस F2 नहीं है क्योंकि ये रे पैरेलल नहीं है। एज्यूम किया जा रहा है कि लाइट रे पैरेलल आएगी पॉइंट बी पर तो डेल्टा 2 का डेविएशन होगा। तो tan डेल्टा 2 की वैल्यू हाइट के टर्म में और फोकल लेंथ के टर्म में लिखी जा रही है, ये हो जाएगी H2 बाई F2, H2 बाई F2। और कहा जाए कि इन दोनों लेंसेस को हटा करके सिंगल लेंस प्लेस करें। क्या करें? सिंगल लेंस प्लेस करें। यहां पर कहां प्लेस करेंगे? यहां कहां? जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, ये देखिए ई पर, जहां से आती हुई फील हो रही ई पर रखा जाएगा इक्विवेलेंट लेंस, ताकि आने वाली पैरेलल रे को एक ही बार डेल्टा से डेविएट कराए और आई पर ही इमेज बन जाए, यानी इक्विवेलेंट लेंस को ई पर रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? ई पर रखा जाएगा। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, फाइनल इमेज आई पर बनेगी, मतलब ई से लेकर के आई तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ आपकी इक्विवेलेंट लेंस हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं इफ F equivalent is the focal length of equivalent lens, then तब क्या लिखा जाएगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू tan डेल्टा। और हाइट, उसके लिए भी हाइट तो H1 होगी ना, H1 अपॉन फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट। नाउ दिस इंप्लाइज दैट H1 by F equivalent is equal to
H1 बाई F1, ये देखिए H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसा हो गया। अब हमारा एक काम बचता है, ये न केन प्रकारेण H2 की वैल्यू फाइंड करें और यहां पुट कर दें H1 के टर्म में। तो आइए देखते हैं H2 की वैल्यू H1 के टर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए डेल्टा के बारे में बात कीजिए। तो स्टूडेंट्स जब देखिए ट्राइंगल, ये लेंसेज की बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d अगर लिया जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल AGB में, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल AGB tan डेल्टा 1 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर BG अपॉन ये क्या बोलते हैं बेस मतलब AG, मीन्स BG इज इक्वल टू आ जाएगा AG tan डेल्टा 1। हम इसको थोड़ा और कैलकुलेट करें तो BG का मतलब हो जाएगा H1 माइनस H2, हो जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू AG का मतलब है D tan डेल्टा 1। और tan डेल्टा 1 की वैल्यू हम यहां से देखें, ये देखिए H1 बाई F1 मीन्स आ रहा है इक्वल टू D इंटू H1 बाई F1। ओके स्टूडेंट्स, D इंटू H1 बाई F1 यहां से आ रहा है, ये देखिए H1 बाई F1 tan डेल्टा 1। और ये वाला कहां से आया था, ये वाला हमने इस ट्रायंगल ले लिया AGB से लिया था। और GB की वैल्यू टोटल हाइट H1 माइनस ये H2 को राइट ले जाए, इसको लेफ्ट ले आए तो आएगा H1 माइनस H1 इंटू D बाई F1 इजक्वल टू H2 मीन्स आ गया H2 इज इक्वल टू, H1 को कॉमन कर लें तो आएगा 1 माइनस D बाई F1। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये देखिए H2 की वैल्यू ला करके यहां पुट कर दें, क्या आएगा H1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस 1 अपॉन F2 तो ऑलरेडी है, बस H2 की वैल्यू में पुट करने चल रहा हूं, आ जाएगा H1 इंटू 1 माइनस D बाई F1। और हमारा शानदार फॉर्मूला जो आने वाला है वो क्या है, ये देख लीजिए अब की बात। ये है H1 तो पहले सबसे कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इन ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन F1। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D upon F1 F2. This is the formula for two lenses placed at separation D, placed coaxially at separation D. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फार्मूला आ गया 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D बाई F1 F2। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि बीच में सेपरेशन D है। ओके, तो इसमें वेरी सिंपली मैंने कहा डेल्टा 1 डेल्टा 2 जब ये होगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू आप एंगल स्मॉल लेकर के आप कर लीजिए tan डेल्टा 1 tan डेल्टा 2 H1 बाई F1 H2 बाई F2, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को इसमें हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया, क्लियर किया है, आ जाना चाहिए आपको। उसके बाद ये वैल्यू उठा करके इसमें जब रखते हैं तो H1 बाई F1 H2 बाई F2, मैंने कहा H2 की वैल्यू निकालिए H1 के टर्म में यहाँ पुट कीजिए। कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल AGB लीजिए और AGB में tan डेल्टा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर GB अपॉन बेस कर दीजिए D कर दीजिए, यानी आ गया H1 माइनस H2 इक्वल टू tan डेल्टा 1। और tan डेल्टा 1 की वैल्यू H1 बाई F1 यूज कर लीजिए। और tan डेल्टा 1 की वैल्यू जब आपने ये यूज कर दिया तो क्या आ गया
dh1/f1, आपने h1 इधर से कॉमन कर लिया तो h2 इक्वल टू h1 इंटू 1 माइनस d/f1। वैल्यू ला करके यहाँ पे आपने पुट कर दिया h2 की, तो देखिए ये वैल्यू पूरी h2 की है, h1 कॉमन होकर कैंसिल हो गया, आ गया 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब पावर की बात की जाए तो जो इक्विवेलेंट पावर आएगा वो क्या आएगा, 1/f1 मतलब P1 प्लस 1/f2 मतलब P2 माइनस d इंटू P1 P2। इक्विवेलेंट पावर इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो पता चल गया, अब आइए पता करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे ये जो इक्विवेलेंट लेंस रखा जाएगा वो कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, यानी कहां पर रखा जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल EGB, इन राइट एंगल ट्रायंगल EGB क्या लेते हैं, कॉट थीटा ले लेते हैं, कॉट डेल्टा इक्वल टू बेस EG, इसे हमें फाइंड करना है, EG अपॉन क्या बोलते हैं BG की वैल्यू h1 माइनस h2 लाके इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो EG इक्वल टू आ गया h1 माइनस h2 इंटू कॉट डेल्टा। एक फार्मूला तो ये बन गया h1 माइनस h2 इंटू कॉट डेल्टा। लेकिन इतने पर नहीं रुकना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। EG इक्वल टू h1 माइनस h2 की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया हुआ था क्या, h1 इंटू d/f1। कॉट डेल्टा को 1/tan डेल्टा लिख सकते हैं, और tan डेल्टा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो यहाँ पे लेंस आप रखे हुए उसके लिए डेविएशन डेल्टा होगा, ये देखिए ये वाला डेल्टा होगा, डेविएशन डेल्टा होगा, है ना। अब परपेंडिकुलर h1 बेस उसका f इफेक्टिव मीन्स h1 d/f1 इंटू 1/h1/f इफेक्टिव। ये पलट के ऊपर जाएगा तो EG की जो वैल्यू है आएगी, EG की वैल्यू dh1/f1 इंटू f इफेक्टिव डिवाइडेड बाई h1। ये h1 से कैंसिल हो गया तो EG इक्वल टू आ गया क्या, d इंटू f इफेक्टिव अपॉन f1। तो इस फॉर्मूले से आप पता करोगे कि सेकंड लेंस से कितना पहले इक्विवेलेंट लेंस को रखा जाए कि वो इमेज वही बनाए जहां बना रहा था। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि कहां पे रखा जाए, है ना। सेकंड लेंस से ये डिस्टेंस df इफेक्टिव बाई f1 डिस्टेंस पहले अगर कॉम्बिनेशन वाले यानी इक्विवेलेंट लेंस को आप रखोगे तो इमेज वहीं बनेगी जहां ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। बहुत ही आसान तरीका है इसमें। ये देखिए, माना कि एक लेंस इधर है, एक लेंस इधर रखा गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा गया है, लाइट रे जैसे इंसिडेंट होंगी, पॉसिबिलिटी है कि इमेज इस लेंस से दूर बने, यह भी पॉसिबिलिटी है कि इमेज बीच में ही बन जाए ऐसे। बट इतना ध्यान रखिएगा, लेंस L1 के द्वारा बनाई गई इमेज लेंस L2 के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करी है और ऑब्जेक्ट का काम ये करती रहेगी। ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है मान लीजिए u, और ये इमेज, ये क्या बोलते हैं, ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए v1 है। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस डिस्टेंस को हम u1 मान लेते हैं, और इस जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहीं भी बन सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। ये फिगर अगर इसके फोकल लेंथ से पहले बन जाएगा यहाँ बीच में, है ना, ये इमेज I1
अगर लेंस L2 के फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, पीछे बनेगी, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इमेज रियल बनेगी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसी होगी और कहाँ होगी, कुछ भी इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इमेज को इसमें मैंने दिखाया कि राइट में बन रही है, फाइनल डिस्टेंस को हमने v लिख दिया यहाँ पर। चलो देखिए यहाँ पे क्या करना है अपने को। फर्स्ट लेंस के लिए एफ फोकल लेंथ f1, दूसरे के लिए f2। आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, 1/f1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। और दूसरे के लिए आप यूज करोगे 1/f2 इज इक्वल टू क्या, 1/v1, v1 मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v है, माइनस 1/u, u मतलब u1, और u1 की वैल्यू d माइनस v1 हो सकती है। ओके, और इमेज की डिस्टेंस तो ऑलवेज निगेटिव लिया ही जाएगा, ये माइनस में लिया जाएगा, है ना। हाँ, ये अगर ये वाली इमेज राइट साइड बनने वाली होती तो वह इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करता, जैसे कि पिछले केस में मैंने आपको बताया था, और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करते। इस तरीके से आप फार्मूला यूज करेंगे, जो चीजें गिवन होगी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको कुछ आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब आप v और u कॉम्बिनेशन वाला लेंस कहाँ दिखना है वो पता कर सकते हैं इन्हीं के बेसिस पे। उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब आप यहाँ से v फाइंड कर लेंगे, u आपको पता है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले से आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनाइट डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी मैंने आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स मेरी बातों पे कंसंट्रेट करके, आपको हर जगह एक ही बात आई है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और दूसरे के द्वारा बनाई गई जो इमेज है हो सकता है वो फाइनल इमेज हो जाए, है ना। लेकिन पिछली बार मिरर वाले केस में आपने देखा, दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज जो बनी, है ना, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाकर के फाइनल इमेज बनी। तो ये केसेस आप देख सकते हैं, वो आप क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे, और लास्ट में फाइनल इमेज आप कहां पे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लेंस को कट कर दिया गया तो क्या होगा, कट लेंस। लेंस को काटने के दो तरीके हैं, एक इसके एक्सिस के अलोंग काट दिया जाए, ऐसे ही काट दिया जाए, और दूसरा इसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली काट दिया जाए, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर दिया जाए। ये देखिए ऐसे प्लेन से कट किया गया है, तो दूसरा बनेगा ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, जब एक्सिस के अलोंग कट किया जाएगा तो इसके दो पार्ट इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, अब इनमें अलग अलग केसेस में फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, इनके द्वारा बनाई गई इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दोनों लेंस अलग अलग पार्ट में बटे हैं, एक लेंस L जो दो लेंस L1 और L2 में बट गया है, जरा विचार कीजिए, दोनों की जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, इन कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जो पहले था वो अब भी है, कर्व्ड सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहले था वो अब भी है। तो इनका जो फोकल लेंथ f1 लिखोगे आप म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो कट करने से पहले जो R1 R2 थे, कट करने के बाद भी R1 R2 की वैल्यू वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही है, मतलब फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब किसी लेंस को बीच से अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस कट किया जाएगा तो इनकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमेज जहां बन रही थी वही बनेगी, बस इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब जो है ये पूरा पोर्शन लाइट पास कर रहा था, पूरा पोर्शन की वजह से आने वाली लाइट रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, अब सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से आने वाली लाइट कन्वर्ज होने वाली है। तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रेंज कम हो गया, जिसकी वजह से आने वाली लाइट कम हो गई, तो इस वजह से इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखिए, दूसरे वाले केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, दूसरे वाले केस में एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लीजिए तो R ही रहेगा,
दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है। और जरा विचार कीजिए, 1/f1 इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/, तो 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। इसके पहले जब काटा नहीं गया था तब क्या था, जब नहीं कट किया गया था तो 1/f इक्वल टू था म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/, माइनस r ओवरऑल 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। जब नहीं काटा गया था दूसरे वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ गया था 2/r। कंपेयर कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए इनको, जरा क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 1/f अपॉन 1/f1 कर दीजिए, तो इक्वल टू आएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। ये तो कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो जाएगा, तो f1/f इक्वल टू आ जाएगा 2, f1 इक्वल टू आ जाएगा 2f। मीन्स अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से अगर लेंस को कट कर दिया जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाएगा, तब इनकी फोकल लेंथ जो होंगी वो डबल हो जाएंगी, पहले वाले लेंस के कंपेरिजन में डबल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर होगी। इसका पावर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ना मतलब पावर का कम होना, पावर कम हो जाएगा पर इनकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इस बात को स्टूडेंट्स ख्याल रखना हमेशा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो फॉर्मूला ड्राइव किए गए हैं इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। आप लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो आएगा ठीक बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम आते हैं प्रिज्म वगैरह के साथ। बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।